भौ भरौ द्रुत विलंबित माह न भौ भरौ दिवस का अवसान समीप था दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला गगन था कुछ लोहित हो चला तरुषिका पर थी अब राजती तरुषिका पर थी अब राजती कमलिनी कुलवल्भ की प्रभा कमलिनी कुलवल्भ की प्रभा कमलिनी कुलवल्भ की प्रभा। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। द्रुत विलंबित छंद में उपनिबद्ध मानवीकरण अलंकार से युक्त और प्रिय प्रवास की आरंभिक पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित। अयोध्या सिंह उपाध्याय ये नाम था और हरिओद उन्होंने स्वयं ने किसी कारण से रखा था। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मित्रों, हिंदी में जो नाम है वो कुछ नाम इतने बड़े हैं कि आपने सुना होगा कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्जेय, ये हिंदी की एक परंपरा है। और वस्तुतः यदि हम देखें कि उत्तर प्रदेश में भी ये एक परंपरा रही है। मुझे याद आता है कि आरंभिक दिनों में हम जब सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे तो 6 कब लगी थी? हाँ बेटा, वो लग गई है। तो हमारे एक गुरुजी थे मैथ्स के और उनका नाम था रघुनंद बंसल गुप्त। बड़ा नाम लगता था, लेकिन आगे जाकर के जब हिंदी साहित्य से परिचित हुए तो पता चला कि ये परंपरा है। अभी जिन पंक्तियों से मैंने इस व्याख्यान की शुरुआत की साथियों, ये प्रिय प्रवास जो पहला हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है और खड़ी बोली हिंदी के पहले महाकवि होने का श्रेय भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को जाता है। द्रुत विलंबित छंद में और आरंभिक पंक्तियां हैं। ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिय प्रवास में हरिओद ने 7 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया था। अभी हम किसी भी प्रश्न का विषय से हटके आंसर नहीं देंगे, बाद में जब ये क्लास समाप्त हो जाए तो संभावना, कल्पना सारी हम बात करेंगे। चलिएगा, तो मित्रों, इससे पूर्व वाला जो व्याख्यान था मैथिली शरणगुप्त भाग 2 था, आप लोगों ने कर लिया होगा। तीसरे कवि की तरफ बढ़ते हैं और आप हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आइएगा, इनको प्रणाम करते हैं और नमन करते हुए आज के इस अद्भुत व्याख्यान की हम शुरुआत करते हैं। प्रिय साथियों, जन्म कहां हुआ? निजामाबाद नामक जिला कौन सा था? आजमगढ़ स्थान पर। कब हुआ? अप्रैल 1865 ईस्वी। और निधन उसी समय हुआ जब भारत ने पहली बार वो सूर्योदय देखा, जिसको हम जो है 1947 ईस्वी कहते हैं। चलिएगा, हम बात कर रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। जन्म निजामाबाद नामक स्थान पर। सभी साथियों को बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रणाम और जुड़ जाइएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय से संबंधित जितने भी चीजें हैं जो परीक्षा में आने योग्य हैं, देखिए मैं टारगेट कर रहा हूं अभी कॉलेज लेक्चरर को, लेकिन चूंकि जब मैं कॉलेज लेक्चरर को आधार बना करके कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी चीज हो, या यहां तक कहूंगा कि यदि आईएएस भी आप दे रहे हैं हिंदी माध्यम से तो ये कक्षाएं आपके लिए पर्याप्त सिद्ध होगी। और इसलिए मैं कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं छोड़ रहा हूं जो शेष रह जाए और जिसको आपको फिर से किसी दूसरे माध्यम से पढ़ने की आवश्यकता हो। पर चूह रही हूं सर जी, पता नहीं क्या बोल रहे। चलिएगा, हाँ, पैर छू रही हूं। चलिए, प्रतिभा आशीष यादव, बेटा खूब आशीर्वाद आपको। जन्म निजामाबाद नामक जिला आजमगढ़ स्थान पर अप्रैल 1865 ईस्वी
और निधन जो है 1947 ईस्वी को हुआ। पिता का नाम भोला सिंह था और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, रुक्मिणी, इन्होंने इस रुक्मिणी परिणय एक कृति भी इनकी आती है। ये अगस्त्य गोत्रीय शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण कुल के थे, परंतु बाद में इन्होंने सिख धर्म अपना लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सिख धर्म की वेशभूषा इनकी हमें दिखाई दे रही है। चलिएगा, ये कुछ परिचय की बात है। प्रिय मित्रों, निजामाबाद में विद्वान कवि सुमेर सिंह से इनका संपर्क हुआ और उनका उपनाम था सुमेर सिंह का हर सुमेर। क्या उपनाम था? हर सुमेर। और उसी के अनुकरण पर इन्होंने अपना नाम जो है वो हरिओध रख लिया। क्या नाम रख लिया? हरिओध। साहित्य रत्न, साहित्य वाचस्पति, ये आप जान रहे हैं, ये इनकी उपाधियां हैं। साहित्य रत्न, साहित्य वाचस्पति इनकी उपाधियां हैं। एवं कवि सम्राट। मित्रों, इनकी उदारता और उनकी कवित्व रचना से प्रेरित होकर के हिंदी साहित्य के आलोचकों ने और उनके समकालीन जो लोग थे उनको कवि सम्राट के नाम से ये प्रसिद्ध थे। गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक युग का सूरदास कहा है। मैंने आपको बताया था कि खड़ी बोली में क्या काव्य रचना हो सकती है क्या? जब ये द्वंद्व हमारे साहित्यकारों में चल रहा था। क्लास 10 नहीं मिल रही है अंजू कुमाऊत, कौन सा कोर्स है लिख दो, अभी मैं जो है दिखवा लूंगा। क्लास 6 जो है, क्लास 6 नहीं मिली है, कौन सा पाठ्यक्रम है उसमें नहीं है ये, मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगा। चलेगा, कुछ महत्वपूर्ण बात हो रही थी। हाँ मित्रों, मैं ये कह रहा था कि खड़ी बोली में जब ये द्वंद्व चल रहा था कि काव्य रचना हो सकती है क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उस समय हरिओध ने ये कारनामा करके दिखाया फर्स्ट ग्रेड में। ओके, इस क्लास के बाद में मैं एक बार जो है ऑफिस में बोल दूंगा, आपको मिल जाएगी। चलेगा, तो मित्रों, गणपत चंद्र गुप्त ने हम कुछ और बात कर रहे हैं। बीच में देखिए प्रश्नों से बड़ा गड़बड़, तारतम्यता टूट जाती है। जब खड़ी बोली में ये बात चल रही थी कि काव्य रचना हो सकती है या नहीं, उस समय उस अभाव की पूर्ति करने वाले थे हरिओध, जिन्होंने प्रिय प्रवास नामक बड़ा महाकाव्य, प्रबंध महाकाव्य लिख करके उस अभाव की संपूर्ति कर दी और उसके बाद में खड़ी बोली स्थापित हो जाती है। और इसलिए खड़ी बोली का पहला महाकवि, देखिए कवि नहीं, कवि श्रीधर पाठक को हम मानते हैं, लेकिन महाकवि जो है वह कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से हम जो है रिवाइज करते हैं इनको। निजामाबाद नामक जिला आजमगढ़ स्थान पर 1865 ईस्वी में जन्म हुआ। निधन 1947 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम भोला सिंह, माता का नाम रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी परिणय इनकी एक कृति भी है। अगस्त्य गोत्रीय शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। कृष्ण और शुक्ल जो यजुर्वेद के जो दो भाग होते हैं, ये ध्यान रखना, ये तथ्य आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन ब्राह्मण से ये सीधा कहां आ जाते हैं? सिख धर्म को ये स्वीकार करते हैं। कवि सुमेर सिंह से इनका संपर्क हुआ और उनका नाम था हर सुमेर। उन्हीं के अनुकरण पर खुद का नाम इन्होंने, हाँ बिल्कुल, उनका नाम जो है हरिओध रखा। रुक्मिणी परिणय नाटक है, बिल्कुल सही बात है। एक इनका व्यायोग है, वैसे दो ही नाटक हैं इनके, एक व्यायोग है और ये विशुद्ध रूप से नाटक है। साहित्य रत्न और साहित्य वाचस्पति इनकी उपाधियां हैं और कवि सम्राट उपनाम से ये प्रसिद्ध हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक युग का सूरदास कहा है। गणपति चंद्र गुप्त जो हैं उनको, वो जो हैं इनको आधुनिक युग का सूरदास इनको कहा जाता है। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में उपाध्याय जी का नाम आदर्श से लिया जाता है। हाँ बिल्कुल नाटक है मंजू लता में, ये काव्य कृतियों में सभी चीज आती है। प्रद्युमन विजय इनका व्यायोग है और रुक्मिणी परिणय इनका नाटक है, दो ही नाटक है इनकी। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में उपाध्याय जी का नाम आदर्श से लिया जाता है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का गौरव प्राप्त है, यह आपको ध्यान रखना है। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने लगभग 1890 ईस्वी में पदार्पण किया। ये निजामाबाद में मिडिल स्कूल में अध्यापक हुए, उसके बाद कानून गो बने, अर्थात वकील जिसको हम बोलते हैं। 1923 ईस्वी में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के बाद शेष जीवन साहित्य सेवा में इन्होंने समर्पित कर दिया। सभी साथी बताएं, क्या क्लास अटक रही है? क्या सभी साथियों की क्या ये समस्या है? कृपया बताइएगा। अब यहां पर देखिएगा, 1924 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इनको अध्यक्ष बनाया गया। महत्वपूर्ण बात है, कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैथिली शरण गुप्त न केवल कवि थे अपितु राजनेता भी थे, और यही कारण था
कि राज्यसभा में वो सांसद भी चुने गए, और जब सांसद चुने गए उस समय उनका जो राज दरबार जो लगता था वो दद्दा उपनाम से वो जो है लगा करता था। हरिओत जी जो हैं वो 1924 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ने इनकी हिंदी साहित्य सेवाओं का ध्यान रखकर ही इन्हें हिंदी के अवैतनिक अध्यापक का पद प्रदान किया। इन्होंने लगभग 20 वर्षों तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करवाया। मित्रों, एक अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया है, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि विश्व ज्ञान कोश है वो, तो उन्होंने जो है अमेरिकन एनसाइक्लोपीडिया ने इनका परिचय विश्व के साहित्य सेवियों के रूप में दिया है। आप समझ सकते हैं कि कोई एक उस समय का कोई एक शिक्षक जो बिल्कुल जो है अवैतनिक काम करने के लिए जो है हिंदी की एक अभूतपूर्व सेवा दे करता है, तो इसलिए विश्व के साहित्य सेवियों के रूप में अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया ने इनका परिचय उस रूप में दिया है। मित्रों, ब्रज भाषा और खड़ी बोली में दोनों में रचना की, अधिक रचनाएं इनकी खड़ी बोली में है। एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है रस कलश। वैसे 3 रचनाएं और है, हम आगे बात करेंगे। रस कलश ये नीति ग्रंथ है, रीति ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ये रीति ग्रंथ है, रीति परंपरा का ग्रंथ मैं इसको कहूंगा। और इसमें नायिका भेद के साथ ऋतु वर्णन, ये भी एक नई बात है, इसलिए पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। रस कलश नाम से आपको ध्यान रखना है। ये जो इनकी रचना थी ये ब्रज भाषा में हुई है, और रस कलश में नायिकाओं का जो नाम है वो नवीन दृष्टिकोण से रखा गया है, देश प्रेमिका, जाति प्रेमिका इत्यादि इत्यादि। तो बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही रचनाएं की है। और खड़ी बोली की प्रसिद्ध जो इनकी रचना है वो आप सब साथी जानते हैं, वो है प्रिय प्रवास, जो कि प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा गमन और वापस पुनर्गमन तक की कथा को इन्होंने चित्रित किया है। यह आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही बात है। हरिओत जी को कवि के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि इनके प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास के कारण मिली है। जिस प्रकार से मैंने आपसे बात करी थी कि मैथिली शरण गुप्त भारत भारती से वो हिंदी जो है साहित्य प्रेमियों के बीच में लोकप्रिय होते हैं, वैसे ही हरिओत जी जो हैं वो प्रिय प्रवास के माध्यम से हिंदी साहित्य सम्राट बन जाते हैं, कवि सम्राट बन जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इनके काव्य में एक और सरल और प्रांजल हिंदी का निरलंकार सौंदर्य है। अलंकारों से रहित सौंदर्य है। निरलंकार का मतलब अलंकारों से रहित सौंदर्य है, जहां पर यह बात कही जाती है कि अलंकार ही काव्य के शोभा आधायक तत्व हैं। अलंकारों का इतना प्रयोग हरिओत जी ने नहीं किया है। हां, वृत्त की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से हरिओत जी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रिय प्रवास में आगे जाकर के हम लोग बात करेंगे। लेकिन नगेंद्र कहते हैं कि इनके काव्य में एक और सरल और प्रांजल हिंदी का निरलंकार सौंदर्य है, तो दूसरी ओर संस्कृत की आलंकारिक समस्त पदावली की छटा भी विद्यमान है। एक स्थान पर मुहावरों एवं बोलचाल के शब्दों की झड़ी लगी हुई है। चुप थे चौपदे और चोखे चौपदे। जो इनकी 1932 और 1924 की जो रचना है, वह जो रचना है उसमें लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग और साथ साथ में जो बोलचाल की जो हिंदी है, जो सामान्य भाषा की जो हिंदी है, उसका प्रयोग आगे हम जाकर के देखेंगे। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार से ठेठ हिंदी का ठाठ इनका जो उपन्यास है, लोगों ने उस उपन्यास को बड़े चाव से पढ़ा है। और आज भी जो है, जो हिंदी साहित्य से जिनका कोई जुड़ाव नहीं है, वो भी उसको लेकर के ठेठ हिंदी के ठाठ को पढ़ा करते हैं। तो दूसरी जगह उन्होंने तिलांजलि दे दी। कहीं वर्णनात्मक शैली का अजस्र प्रवाह है, वर्णनात्मक शैली जैसा कि हम रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में देखते हैं, और दूसरी ओर चित्रात्मक शैली जहां पर बिंब उभर करके आते हैं, सौंदर्य और नाद कविता के साथ साथ में कुछ चित्र मानों की उभर करके आते हैं, तो चित्रात्मक शैली का प्रयोग भी ये करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने बड़ी सुंदर बात इनकी साहित्यिक आलोचना को ध्यान में रखते हुए की है। आइएगा, इन्होंने द्विवेदी युगीन भाषा की कर्कशता में जो है सरसता का संचार किया। मैंने आपको बताया था द्विवेदी युग एक ऐसा युग था जब खड़ी बोली जो है वो एक कलात्मक ढंग से उसमें काव्य रचना करना बड़ा दुष्कर काम था, लेकिन ऐसे समय में जो उसकी कर्कशता थी भाषा की, उसको दूर करने का काम हरिओत ने किया है। वास्तव में खड़ी बोली को काव्य के उपयुक्त बनाने वालों में हरिओत जी अग्रगण्य हैं। इन्होंने दोहा, कवित्त, सवैया आदि के साथ ही संस्कृत के वर्ण वृत्तों, और जैसा कि आप देखोगे पूरा का पूरा प्रिय प्रवास जो है वर्णिक वृत्त में लिखा गया है। मात्रिक छंद वहां पर नहीं है, वर्णिक छंद है। दोहा, कवित्त, सवैया ये हिंदी के छंद है।
लेकिन उन्होंने संस्कृत के वर्ण वृत्त जिसमें मालिनी है, मंदाक्रांता है, शिखरणी है, वंशस्थ है, वसंतिलका है और ये जो अपना द्रुत विलंबित है, ये इन संधों का प्रयोग भी ये करने में सिद्धहस्त है। काव्य की रचना की इनको सभी में समान रूप से सफलता मिली है। छंदों और भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करने की इनमें अद्भुत सामर्थ्य है और इसके ये संपादक हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में ये बात ये लिखते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा, प्रिय मित्रों, ये क्या कहते हैं कि खड़ी बोली काव्य के विकास में इनका योगदान निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि यदि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो हरिओं जी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं। ये इस बात को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, 2 नंबर मिल सकते हैं। धीरेन्द्र जी ये कहते हैं और इनके संपादक जो हैं ये हिंदी साहित्य कोश नामवाची के संपादक है, प्रधान संपादक, और ये बात पृष्ठ संख्या 23 पर ये लिखते हैं। एक तो आता है नामवाची जो हिंदी साहित्य कोश और एक आता है उनका पारिभाषिक शब्दावली वाला। तो नामवाची वाला जो है उसमें पृष्ठ संख्या 23 पर यह बात उल्लिखित है। चलेगा, तो धीरेन्द्र वर्मा की बात हो गई, वैसे भाषा विज्ञानी है ये। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, आइएगा। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि हरिओं जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ वो उपन्यासकार हैं, उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। कुछ उपन्यासों का उन्होंने अनुवाद भी किया है, अनुदित उपन्यास भी हैं, आगे हम बात करेंगे। शेक्सपियर का एक जो है उसका अनुवाद उन्होंने किया है। आलोचक है, इतिहासकार भी है। हिंदी साहित्य का विकास नाम से इन्होंने एक इतिहासकार या आलोचनात्मक इतिहासकार मैं कहूंगा ये है। नगेंद्र इनको कहते हैं कि हरिओं जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक एवं इतिहासकार भी थे। पुरातन संस्कृति का पुनरुद्धार, ये तो इस कालखंड के, द्विवेदी युग के कालखंड के जो कवि थे, मानो इनका जय घोष था। देश के वर्तमान युवक का उचित मार्ग प्रदर्शन तथा कविता में उपदेशात्मक वृत्ति को इन्होंने आरंभ में ही, उपदेशात्मक वृत्ति जैसा कि पूरे द्विवेदी युग की विशेषता थी, उपदेशात्मक वृत्ति को इन्होंने आरंभ से ही अपना ध्येय रखा है। प्रिय मित्रों, इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, आइएगा बात करते हैं। हरिओद उपनाम से इन्होंने अनेक छोटे बड़े काव्यों की सृष्टि की, जिनकी संख्या 15 से अधिक है। रसिक रहस्य 1899 ईस्वी में आता है, यह ध्यान रखना। रसिक रहस्य 1899 ईस्वी। प्रेमांबु वारिधि 1900 ईस्वी में आता है। प्रेम प्रपंच, इसमें क्या करते हैं वो प्रेम घन का नाम दे देते हैं, प्रेम प्रेम नाम से, आप वहां फंस जाते हो, ध्यान रखना। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण लिखी है। इनमें फिर आप और इंपोर्टेंट ढूंढने का कोशिश मत करना। रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेमांबु वारिधि 1900 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी। कहीं कहीं पर इनका समय उसका प्रेम प्रपंच का 1901 भी है, लेकिन साहित्य कोश इत्यादि ने 1900 ही माना है, इसलिए मैंने यही लिखा है। प्रेमांबु प्रश्रवण 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में इनकी 3 रचनाएं आती है। देखिए, प्रेम प्रेम नाम से याद रखना, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण और प्रेमांबु प्रवाह 1901 में है। ये भी प्रेमांबु प्रवाह, ये क्या है, प्रश्रवण, ये क्या है, प्रपंच, ये अंबु वारिधि। तो ये 4 तो याद करने में कोई आपको जो है दिक्कत आएगी नहीं। रसिक रहस्य और रस कलश, ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। प्रेम पुष्पहार, ये भी प्रेम में ही है। तो ये 5 रचनाएं प्रेम से शुरुआत होती है। उद्बोधन महत्वपूर्ण करती है 1906 ईस्वी। काव्य उपवन 1909 ईस्वी। कर्मवीर 1916 ईस्वी। ऋतु मुकुर 1917 ईस्वी। चोखे चौपदे यहां पर 1932 ईस्वी। यहां पर देखिएगा कुसुम राय इत्यादि जो आलोचक हैं वो 1924 ईस्वी भी लिखते हैं, लेकिन नगेंद्र जो है 1932 ईस्वी लिखते हैं और उसी को हमने स्वीकार किया है। लेकिन चोखे चौपदे के साथ है चुभते चौपदे। प्रिय मित्रों, इसमें मतभेद है, कहीं कहीं पर 1932 और कहीं कहीं पर 1924 ईस्वी है। ये दोनों चीजें मैंने आपके साथ लिख दी है। सर, ये सभी कथन कॉलेज प्रवक्ता बुक में मिल जाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगे कुलदीप कटेवा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चलिएगा, तो हम बात कर रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं और बार बार पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सन संवत को लेकर के साथियों मैं बहुत सजग रूप से काम कर रहा हूं इस बार, कि कहीं भी सन संवत में कोई त्रुटि नहीं रह जाए। और इसलिए जब एक सन संवत में कहीं पर भी मतभेद होता है तो हम 4 पुस्तकें और देखते हैं कि कहां पर क्या मिल रहा है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के आपको पूर्ण विश्वास के साथ में इन चीजों को सही मानना है। पद्य प्रसून 1925 ईस्वी, पद्य प्रमोद 1927 ईस्वी, बोलचाल 1928 ईस्वी, रस कलश बहुत महत्वपूर्ण रचना है।
जब द्विवेदी युग चल रहा था और जब नायिक नायिका भेद के विरोधी थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऐसे समय में वीडियो रुक रहा है सर जी। बेटा इसका अब कोई उपाय नहीं है, कोई नहीं, मेरे यहां से गड़बड़ नहीं है, आपके नेट में प्रॉब्लम है, कोई नहीं, ये पड़ा रहेगा, आप बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड रहेगा। रस कलश जो है 1931 ईस्वी में आती है। प्रिय मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। मैं आपको कह रहा था कि द्विवेदी युग के संचालक और कर्ता धर्ता और नेतृत्व प्रदान करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी नायक नायिका भेद के विरोधी थे। ऐसे समय में रीति परंपरा का ग्रंथ इन्होंने हरियोत जी ने लिखा है, जिसमें नायिका भेद के साथ में ऋतु वर्णन भी है और नायिकाओं का जो नामकरण है वो नवीन दृष्टि के साथ में किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में फूल पत्ते 1935 ईस्वी, कल्पलता महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण कृति है, ध्यान रखना 1937 ईस्वी, और ग्राम गीत ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। बालक कवितावली 1939 ईस्वी, हरियोद सतसई 1940 ईस्वी, मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रिय प्रवास 1914 और पारिजात 1936 और वैदेही वनवास 1940, ये पारिजात 1937 है। चौदह 37 40, माफ करें, ये 36 नहीं है, टाइपिंग गड़बड़ है यहां पर। पारिजात जो है 1937 ईस्वी है और वैदेही वनवास जिसमें सीता का जो निर्वासन जो है उसका वर्णन किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। 3 महत्वपूर्ण कृतियां हैं, कौन कौन सी मेरे साथ बोलोगे? प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, ये तो प्रबंध रचनाएं, तीनों महत्वपूर्ण है। साथ साथ में ध्यान रखना रस कलश बहुत महत्वपूर्ण है, चुपते चौपदे और चोखे चौपदे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इनकी रस कलश, प्रेमांबु वारिधि और प्रेमांबु प्रवाह एवं कृष्ण शतक रचनाएं जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। रस कलश, प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रवाह और कृष्ण शतक, शायद मैंने ग्राम गीत बता दिया, ग्राम गीत माफ करें वो तो खड़ी बोली में ही है, ये गलत बता दिया मैंने। तो 1, 2, 3 और 4 ये चारों रचनाएं जो हैं ये तो ब्रज भाषा में है, और बाकी जो रचनाएं हैं इनकी वो किस में है? खड़ी बोली में है। और इसलिए मैंने आरंभ में एक बात कही कि हरियोत जी जो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली में दोनों में काव्य रचना करने वाले कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। आगे लिए चलूंगा। और इनका रस कलश ब्रज भाषा में लिखित प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिसमें इनकी आरंभिक स्फुट कविताएं जो है संकलित है। ये कविताएं श्रृंगारिक एवं काव्य सिद्धांत निरूपण की दृष्टि से लिखी गई है। यूं कहूंगा रीति परंपरा का ग्रंथ है ये, जो है लिखिएगा साथ में, रीति परंपरा का ग्रंथ है। और ये जो रस कलश है इसमें नायिका भेद है, क्या है इसकी विषय वस्तु? नायिका भेद है, और साथ में जो है वो क्या है? ऋतु वर्णन है। क्या है बोलो? ऋतु वर्णन भी इसमें किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, इसके साथ साथ में मित्रों एक बात ये ध्यान रखना है, ऋतु वर्णन भी इसमें किया गया है कि इसमें नायिकाओं का जो वर्णन है या नायिकाओं का जो नामकरण है, नायिकाओं का जो नामकरण है वो नवीन दृष्टि से रखे गए हैं। नायिकाओं के नाम नवीन दृष्टि से रखे गए हैं, नवीन दृष्टि से रखे गए हैं, दृष्टि से रखे गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। यथा जैसे देश प्रेमिका, जाति प्रेमिका, देश प्रेमिका, जाति प्रेमिका, ये इस प्रकार जो है एक नए तरीका का ये ग्रंथ है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोक सेविका, लोक सेविका, जैसे प्रिय प्रवास में हम देखते हैं कि राधा का जो स्वरूप है वो लोक सेविका का ही स्वरूप वहां पर है, लेकिन ये हम बात कर रहे थे रस कलश की, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति इनकी है, ये आपको ध्यान रखना है। चुपते चौपदे और चोखे चौपदे एवं बोलचाल, बोलचाल जो इनकी कृति है मुहावरेदार भाषा में रचित सफल काव्य कृतियां कही जा सकती हैं, और ये बात लिखते हैं नगेंद्र। और इसमें जो है वो यूं कहूंगा कि बोलचाल की हिंदी का प्रयोग है, हास्य व्यंग्य की रचना है ये, बोलचाल की हिंदी है, इसमें बोलचाल की हिंदी का प्रयोग है और हास्य व्यंग्य संबंधी रचना है, हास्य व्यंग्य संबंधी ये रचना है। चलेगा, नेक्स्ट लिए चलूंगा। नाटक कौन कौन से हैं? तो 2 नाटक है, कोई बहुत ज्यादा आपको इसमें जो है माथा नहीं लगाना है। वो कौन कौन से हैं? प्रद्युम्न विजय, ये व्यायोग है,
नाटक के जो 10 भेद में कई बार आपको सिखाता हूं, उसमें यह व्यायोग श्रेणी का नाटक है और इसका जो रचना काल है 1893 ईस्वी है। रुक्मणी परिणय जो है 1894 ईस्वी में आता है, यह भी आपको ध्यान रखना, रुक्मणी माता का भी नाम था। उपन्यास जो है, पहला उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है इनका और यह है प्रेम कांता। क्या है बोलो? प्रेम कांता, यह आपको ध्यान रखना है। ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको करोगे। 1899 ईस्वी और अधकिला फूल 1907 ईस्वी। ये यूं कहूंगा कि इनका एक तरह से मौलिक उपन्यास इनका कहा जा सकता है, लेकिन इसमें अनुवाद से संबंधित जो कृतियां हैं उसमें एक वेनिस का बांका है। ये वेनिस का बांका वस्तुतः उपन्यास है, लेकिन ये अनुदित उपन्यास है। और किसका अनुवाद किया गया है? शेक्सपियर का जो उपन्यास है मर्चेंट ऑफ वेनिस का, इसमें इसका हिंदी अनुवाद इसमें किया गया है, ये ध्यान रखना। रिपवान विंकिल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नीति निबंध, उपदेश कुसुम, विनोद वाटिका, ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम लोग बात करें, 3 बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेम कांता जो है, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल और वेनिस का बांका चलिएगा। और बाकी साथ में विनोद वाटिका को भी आप याद रख सकते हैं। आलोचनात्मक रचना जो है इनकी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 में आती है। मैंने आपको कहा कि हरिओं जी इतिहासकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और निबंधकार भी हैं, एक कवि और एक महाकवि भी है। तो यहां पर ये ऐतिहासिक दृष्टि से यूं कहूंगा ये इतिहास ग्रंथ भी है। क्या है? ये इतिहास ग्रंथ भी है, लेकिन वस्तुतः इसमें आलोचना है, इसलिए हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी में इनका आलोचनात्मक रचना मानी जाती है। लेकिन हिंदी साहित्य कोश जो है इसको इतिहास ग्रंथों में भी लिखता है, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, संपादन किया है, इनकी संपादित कृति है कबीर वचनावली, जिसकी भूमिका इन्होंने लिखी है। प्रिय मित्रों, हरिओं जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रिय प्रवास को, बहुत महत्वपूर्ण कृति है, ध्यान से सुनना। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, इसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा गया है और ये एक सशक्त विप्रलंभ कीजिएगा, विप्रलंभ श्रृंगार का काव्य है। विप्रलंभ का अर्थ होता है वियोग, वियोग श्रृंगार का काव्य है। खड़ी बोली में लिखित ये काव्य कितने सर्गों में विभाजित है? 17 सर्गों में विभाजित है। जब हम मैथिली शरण गुप्त पढ़ रहे थे तब उनकी 2-3 कृतियां जो बहुत महत्वपूर्ण थी, यशोधरा, साकेत, भारत भारती, उनके बारे में मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया था। वैसे इनकी 3 कृतियों को मैं ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि इन कृतियों के संबंध में असत्य कथन चुनिए। एक सामान्य हिंदी का जो अध्येता है, एक शिक्षक, उसे यह अपेक्षा रखता है कि वो इन चीजों को समझे और जाने, और इसलिए जरूरी हो जाता है। खड़ी बोली लिखित ये काव्य है, 17 सर्गों में विभाजित है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। यदि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य पूछे आपसे तो वो कौन है? वो भी हरिओं जी है। मित्रों, प्रिय प्रवास जो है इसकी कथा का आधार क्या है? भागवत पुराण है। क्या है बोलो? भागवत पुराण है। भागवत पुराण का 10वां स्कंद मैंने आपको बताया था, सूर सागर से संबंधित है। भागवत पुराण है, किंतु इसमें यथोचित परिवर्धन हुआ है और इसीलिए कहीं ना कहीं गणपति चंद्र गुप्त इनको आधुनिक काल का सूरदास नाम से भी संबोधित करते हैं, याद रखिएगा। इस कृति की भूमिका में कवि ने स्पष्ट लिखा है कि मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है। मित्रों, इस बात में आपको कोई शंका नहीं होगी कि आधुनिक काल, जिस कालखंड की हम लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं, यह कालखंड वो था जब ईश्वर का लौकिक रूप में चित्रण हुआ है। यहां पर मनुष्य ईश्वर के रूप में नहीं है, बल्कि ईश्वर मनुष्य के रूप में है। यह आपको ध्यान रखना है। चाहे आप कोई भी कवि ले लीजिएगा, उसमें यही आपको देखने को मिलता है। हरिओं जी ने वही किया है। वो स्वयं लिखते हैं, भूमिका में लिखते हैं कि मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म की भांति नहीं किया है। जो उद्धव, और जहां पर हम देखते हैं सूरदास के काव्य में कृष्ण का जो परब्रह्म रूप स्वरूप हमारे सम्मुख आता है, वो कहीं न कहीं यहां पर अलग हो जाता है। और इसलिए हरिओं की गोपिकाएं और जो है उसकी सूरदास की गोपिकाओं के मध्य क्या अंतर है, ये मैंने आपको जब कृष्ण काव्य पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको बताया था। पुराण कथा के प्रति कवि की दृष्टि उस युग की बदलती हुई नवीन चेतना का परिणाम है। जहां पर सूरदास की जो गोपियां हैं वो अपने अकाट्य तर्कों से उस कृष्ण के प्रति असीम, यूं कहूंगा कि भक्ति का प्रदर्शन करती है।
वैसे ही ये प्रिय प्रवास में जो है, वो प्रिय प्रवास की जो नायिकाएं, गोपिकाएं, हम कुछ भी कहें, वो कुछ जरा अलग तरह की हैं। वो आधुनिक भाव भूमि पर पली बड़ी है और वो उसी रूप में ये चीजें कर रही है। मित्रों, ये जो काल था, इसमें हम देखते हैं कि प्रबंधात्मक काव्य लिखे गए, क्योंकि इतिवृत्तात्मकता इस युग की विशेषता थी और इतिवृत्तात्मकता के कारण प्रबंध काव्यों को चुनना था, ऐतिहासिक कथा को लेना था। लेकिन प्रत्येक कवि ने एक काम किया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। पौराणिक भूमि है, प्राचीन भूमि है, उस प्राचीन भूमि को नवीन दृष्टिकोण के साथ में प्रस्तुत किया गया है। ये इन काल के कवियों की एक महत्ता आप कह सकते हैं। पुराण कथा के प्रति कवि की दृष्टि उस युग की बदलती हुई नवीन चेतना का परिणाम है, जिसने ईश्वर के ब्रह्मत्व को नकार करके उसे महापुरुष का रूप दिया है। हां, वो पुरुष से थोड़ा ऊपर है, महापुरुष है। इस महाकाव्य में 7 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना। और ये सारे के सारे वर्णिक वृत्त है। कौन कौन से है? मालिनी 15 मात्राओं का है, मंदाक्रांता 17 का है, द्रुत विलंबित 12 का है, वंशज जतौ तु वन थ मुदी री तम जरौ 12 का है, वसंतिल का, उक्ता वसंतिल का, तबझा जगौ 14 का है, शिखरणी 17 का है। तो यहां पर ये जो वर्णिक छंद जो है, ये आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा आगमन तक और उनके विरह में दुखी ब्रजवासी, विशेषकर राधा और उद्धव के आगमन और पुनर्गमन तक की कथा जो है वो वर्णित है। एक तरह से भ्रमर गीत हमने पढ़ा है बहुत शानदार ढंग से, और उसी का प्रत्याख्यान कहूंगा मैं इसको, कि उसी का प्रत्याख्यान यहां पर हमें देखने को मिलता है। कृष्ण राधा के संबंध में हरिओं जी ने कई मौलिक प्रसंग दिए हैं, उन्हें उदात्त रूप दिया है। राधा केवल वहां पर विरहणी नहीं है, ये विरहणी नहीं है, विरहणी का रूप नहीं है कि जो है वहां मोर मुकुट धारण करके कृष्ण के वेश में घुमा करती है, ऐसी राधा नहीं है। उसका निजी दुख समाज के दुख में विलीन हो जाता है। उसका जो निजी दुख है वो समाज के दुख में विलीन हो जाता है। जहां वे प्रक्रिया नहीं है, देश सेविका, लोक सेविका के रूप में प्रतिष्ठित है और देश और समाज की सेवा का व्रत वो लेती है। ये अंतर है सूरदास की गोपिकाओं में और हरिओं जी की गोपिका में, ये आपको ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, कृष्ण का छेल छबीला रूप या तिरोहित होकर दुख में समाज सेवक के रूप में परिलक्षित है। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है साथियों, और यदि मैं प्रश्न पत्र बनाऊं तो इसी प्रकार का बनाऊंगा, कॉलेज लेक्चरर का तो कम से कम ये ध्यान रखिएगा। कृष्ण का छेल छबीला रूप या तिरोहित हो जाता है। जो छेल छबीला रूप है ना, जो बांसुरी बजाने वाला, जो उसके जो बाल रूप, जो दिव्य बाल रूप है, वो यहां पर जो है हमें देखने को नहीं मिलता है, अपितु उसका वो दुख में समाज सेवक के रूप में परिलक्षित होते हैं। हरिओं ने इसे भिन्न तुकांत कविता का महाकाव्य कहा है। महत्वपूर्ण कहोगे, भिन्न तुकांत से भिन्न कविता का ये महाकाव्य है। और इस रचना पर हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आप जानते हैं, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जैसे साकेत को मिला था, वैसे इसको भी मिला है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इस महाकाव्य का प्रथम छंद द्रुत विलंबित है, और यह द्रुत विलंबित छंद है। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने वर्ण होते हैं इसमें? द्रुत विलंबित में मैंने लिखा होगा 12। कितने होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। और इसमें क्या होता है? द्रुत विलंबित आहा नभौ भरो, मनी नगण नभौ, भगण भरो, भगण और रगण। कैसे होगा? ना स ल, भा न स, भा न स, राज भा। अब यहां पर आप देखोगे 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2। अब देखो, ट्रिपल आई एस आई आई, फिर एस आई आई, एस आई एस, वर्णिक छंद है ये आपको ध्यान रखना है, विशेष बात है। चलिएगा, क्या कह रहे हैं वो? काफी समय के बाद दर्शन हुए हैं बेटा, रोज आता हूं मैं तो, कोई नहीं। और वैसे आपके फोन में हूं, जब भी दर्शन करने की इच्छा होती है बिल्कुल आप खोल करके दर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, तो द्रुत विलंबित छंद की लय क्या है? देखिएगा, हिंदी साहित्य का हम लोग हैं, और साहित्य पढ़ते पढ़ाते जब आप यहां से, मेरे यहां से जब कोई व्याख्यान पढ़ के जाओ तो आपका सिरदर्द नहीं होना चाहिए। हमारी ऊर्जा जब मुझसे आप जुड़ते हो, तब वापस जाते हो, तब पारावार होना चाहिए कि अब तो हम और पढ़ेंगे।
ये सार्थकता हर शिक्षक की होनी चाहिए। मैं कितना इसमें सफल होता हूं नहीं होता हूं ये आप उसका निर्धारण करोगे, लेकिन हमें फिर भी अपनी एनर्जी से पढ़ना चाहिए। तो इसको मैं गायन कर रहा हूं, मेरे साथ कोई भी द्रुत विलंबित छंद आए आपको, आप ऐसे ही आपको पढ़ाना है। दिवस का अवसान समीप था, बोलिए मेरे साथ। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुषिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुलवल्भ की प्रभा, कमलिनी कुलवल्भ की प्रभा, द्रुत विलंबित माह नभउ भरऊ, द्रुत विलंबित माह नभउ भरऊ। ये जो है इसमें भी 12 वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, मालिनी छंद का एक बड़ा सुंदर जो उदाहरण मैं कई बार आपको सुनाता हूं ना, प्रिय पति वह मेरा, आगे हम इस पे बात करेंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रिय प्रवास एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य कौन सा होता है? जिसकी कोई ऐतिहासिक कथा वृतांत जिसका होता है, एक प्रबंध काव्य है। लोक संरक्षण, विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित एक उद्देश्यपूर्ण प्रबंध काव्य, महाकाव्यत्व की सीमा को भी छूने का अधिकारी है प्रिय प्रवास, ये ध्यान रखिएगा। प्रिय प्रवास में कृष्ण का लोक रंजक से अधिक लोक नायक स्वरूप चित्रित हुआ है, और यह बात पूछी गई है, मोस्ट करोगे, लोक रंजक नहीं है, वो लोक के नायक है। इस समय नेतृत्व की आवश्यकता थी, लोक में जन जन में रमने वाला कृष्ण यहां पर नहीं है, वो लोक का नेतृत्व कर रहे हैं, लोक का नायक है। और राधा को संदेश क्या भेजते हैं? वो कहते हैं, देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 में होता है मंदाक्रांता, जलधिषड्गोम भव, हाँ मातारा, मंदाक्रांता संध है। मंदाक्रांता जलधिषड गई, प्यारी आशा प्रिय मिलन की, नित्य है दूर होती, प्यारी आशा प्रिय मिलन की। 4 पर 6 पर यति, फिर 7 पर यति, 4 6 7 17 वर्ण मंदाक्रांता छंद। प्यारी आशा, रुक रहा हूं, प्यारी आशा प्रिय मिलन की, नित्य है दूर होती, कैसे ऐसे कठिन पथ का पाथ में हो रहा हूं, कैसे ऐसे, रुकूंगा, फिर 6 पर रुकूंगा, कठिन पथ का पाथ में हो रहा हूं, मंदाक्रांता जलधिषड गई, भवन तऊ तात गुरु चेत। ये कर्कशता जो थी द्विवेदी युग में, इसको दूर करने का श्रेय जो है मंदाक्रांता पाठ्यक्रम में नहीं है, उससे मतलब नहीं, पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, केवल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम नहीं, हम सभी बात कर रहे हैं। और कई बार मुझे यूं लगता है जैसे हम पाठ्यक्रम के अलावा जीवन में कुछ नहीं करते, केवल तोता बनना रट करके ये विद्या का काम ही नहीं है। हर चीज हम सीखें, ये भाव आप लोगों के होने चाहिए। हर चीज आप थोड़ी देखोगे। एक मैं रहस्य की बात बताता हूं साथियों, देखिए जो मेरे जीवन की बात है, क्योंकि हम केवल पढ़ाई की बात करते हैं, लेकिन ये सत्य है कि जिस समय मैं कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ता था, हालांकि मुझे प्राइवेट पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपकी तरह रेगुलर नहीं जो है मैं नहीं पढ़ सका, मेरी व्यवस्थाएं ऐसी थी परिवार की। लेकिन जिस समय वहां पर मान लीजिए कोई एक अंक है, एक अंक पाठ्यक्रम में है, और उसमें यदि 12 सर्ग है तो मैंने उस समय 12 ही सर्ग पढ़े हैं।
पाठ्यक्रम हम देखते ही नहीं थे, हम ये देखते थे कि साकेत यदि पाठ्यक्रम में है तो पढ़ डालो, बस ये ध्यान रखना है। तो हमें केवल हर चीज पाठ्यक्रम से करोगे तो एक अच्छा शिक्षक, आप अच्छे शिक्षक कभी नहीं बन पाओगे, ये आपको ध्यान रखना चलेगा। अब वो कहते हैं कि हरिओ जी लोकहित को सदैव ध्यान से रखते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, जी से प्यारा जगत हित और नहीं, इसमें मंदाक्रांता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है तो हलंत हो गया। तो यहां पर जो है वो मंदाक्रांता नहीं है, शिखरणी है, चलेगा। तो वो कहते हैं कि जी से प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है, अपने जी से प्यारा है जगत का हित करना और लोक सेवा जिसे है, प्यारा सच्चा अवनी तल में आत्मत्यागी वही है। हरिओ जी कृष्ण के मुख से कहलाते हैं कि संसार में जी से प्यारा, अपने हृदय से प्यारा, जगत का हित करना जिसको प्यारा है और लोक सेवा का भाव जिसमें है, प्यारा सच्चा अवनी इस भूतल पर वही सच्चा आत्मत्यागी है। तो इस प्रकार से ये वो ग्रंथ है जिनको पढ़ करके हमें आत्मबोध होता है। इनकी काव्य शैली बड़ी मार्मिक और भावपूर्ण है। यशोदा का विरह, यशोदा जो है वो कैसा विरह जो है वो कर रही है, वो क्या कह रही है देखिएगा। प्रिय पति अपने जो है पति से पूछ रही है कि वो मेरा प्राण प्यारा कहां है, वो कृष्ण जो मेरे प्राणों से भी प्यारा है वो आज कहां गया है, दुख जल निधि में जब में डूबी रहती थी उसका सहारा कहां है, और जिसका लख मुख, जिसका मुख देख करके मैं आज तक जी सकी हूं वह हृदय हमारा नैन तारा कहां है। मालिनी छंद इसमें है, आइएगा मेरे साथ गुनगुनाइएगा, क्या इसकी लय है, सीखिए आप लोग। ननमय ये युतेयम मालिनी भोगिलो कई, प्रिय पति वह मेरा, ये यहां नहीं आएगा, यहां आएगी। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है, दुख जल निधि डूबी, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहां है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूं, वह हृदय हमारा, वह हृदय हमारा नैन तारा कहां है, वह हृदय हमारा नैन तारा कहां है, वह हृदय हमारा नैन तारा कहां है। तो साथियों वात्सल्य है, लेकिन वात्सल्य का वियोग स्वरूप है। द्विवेदी युग की 2 3 6 क्लास रिकॉर्डेड आई नहीं। सावित्री कौन से पाठ्यक्रम में नहीं आई है मुझे नहीं लगता, शायद बेटा आप देख नहीं पा रहे हो ढंग से, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां जो है मैं लिख लेता हूं वैसे, 2 3 और 6 और कौन सा कोर्स है आप बताइएगा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलतियां हो सकती है। चलिए मित्रों आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं। पल पल जिसके में पंथ को देखती थी, साकार हो उठा है एक तरह से वह बिंब। यशोदा अपने पुत्र के बारे में क्या विचार कर रही है। पल पल जिसके में, कॉलेज लेक्चर में नहीं है, देखता हूं क्या समस्या हुई है, बात कर लेंगे। पल पल जिसके में पंथ को देखती थी, निश दिन जिसके ही ध्यान में बिताती थी, नहीं, निश दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, एक शब्द भी इधर उधर हो जाता है, छंद बिगड़ जाता है।
उर पर जिसके है सोहती मुक्त माला, वह नवनलिनी से, वह नवनलिनी से नैनन वाला कहाँ है, नैनन वाला कहाँ है। यह है खड़ी बोली की छटा। चलेगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं प्रिय प्रवास का मूल भाव रति नहीं प्रेम है। देखिए मूल भाव यहां पर रति नहीं है, महत्वपूर्ण करोगे, मूल भाव रति नहीं है, रति नहीं है, प्रेम है। रति में वासना होती है, काम वासना होती है, स्वार्थ होता है, प्रेम निश्चल होता है। पति पत्नी के मध्य रति का भाव है, प्रेमी प्रेमिका के मध्य रति का भाव है। विशुद्ध प्रेम एक पिता और माता और पुत्र के मध्य जो भाव है, प्रेम है। यदि हम राधा और कृष्ण को भी देखें ना साथियों, वहां पर रति नहीं है, वो प्रेम है। यदि रति होती तो राधा का अपना रास्ता हो सकता था, कृष्ण का अपना रास्ता हो सकता था। काव्यकारों ने जिस रूप में भी उसको चित्रित किया, लेकिन हमें देखने को यह मिलता है। और गणपति चंद्र गुप्त इस बात को कहते हैं। अब यहां पर यही बात जो है नगेंद्र भी कहते हैं। प्रिय प्रवास का मूल भाव रति है, प्रेम नहीं। रति या प्रणय का आधार वासना होती है, उसका क्षेत्र सीमित होता है, उसका आलंबन सदा भिन्न लैंगिक व्यक्ति होता है। जबकि प्रेम में वासना की अपेक्षा भावना का प्राबल्य होता है, यहां पर भावों से जीता है व्यक्ति। उसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, उसका प्रसार समलैंगिक, भिन्न लैंगिक, छोटे बड़े, मानव, पशु पक्षी आदि सभी तक होता है। प्रिय प्रवास के बारे में सुंदर उक्तियां हैं। प्रेम के अंतर्गत प्रणय, स्नेह, भ्रातृत्व, सख्य, मैत्री, वात्सल्य, करुणा आदि सबका समावेश हो जाता है। रति में ऐसा नहीं होता है। प्रिय प्रवास में प्रेम के प्राय सभी रूपों की अभिव्यक्ति मार्मिक रूप से हुई है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त पृष्ठ संख्या 57 पर यह बात लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? सर मैं लेट हूं, छंद कौन सा है? मालिनी छंद है, कोई नहीं, बाद में देख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उपाध्याय जी ने अपने प्रिय प्रवास में कई जगह संस्कृत शब्दों की लंबी लड़ी बांधी है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर सिमेट कर रह जाना पड़ा है। पर सर्वत्र यह बात नहीं है। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई देती है। अच्छी बात कही है। पारिजात बहुत देखिएगा, मैंने 1936 वहां पर सुधारा था। यह महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखना, क्योंकि एक सन आपके 2 नंबर छीन सकता है। और इसलिए कृपा करके हमें ये सब चीजें आप लोगों के सहयोग से, आपको भी कहीं पर लगता है, कहीं संदेह होता है, जरूर आपको पूछना चाहिए। इसे कवि ने स्वयं महाकाव्य की संज्ञा दी है। 15 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है। प्रिय प्रवास में 17 है। ये सर्ग धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए हैं। लाइन पूछी गई है, ये धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को लिखे गए हैं पारिजात के, जबकि प्रिय प्रवास जो है प्रबंधात्मक है। इन सर्गों के शीर्षक क्या है? दृश्य जगत, अंतर जगत, सांसारिकता, स्वर्ग, कर्म, विपाक। विपाक कहते हैं फल को, कर्म विपाक मानी फल, प्रलय, प्रपंच, सत्य का स्वरूप, परमानंद आदि। शुक्ल जी याद आ रहे होंगे आपको, जहां पर वो चिंता, श्रद्धा, उत्साह इस प्रकार के नामकरण करते हैं। द्वितीय की क्लास 6 नहीं आई बेटा, अभिलाषा अभी आ जाएगी। इनके सर्गों के शीर्षक हैं दृश्य जगत, अंतर जगत, सांसारिकता, स्वर्ग, कर्म, विपाक, प्रलय, प्रपंच, सत्य का स्वरूप, परमानंद आदि। जिस तरह कामायनी में प्रसाद जी ने विभिन्न सर्गों में, माफ करें मैं शुक्ल जी बोल गया था, कामायनी में प्रसाद जी ने विभिन्न सर्गों में विभिन्न मानसिक प्रवृत्तियों को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया। कुछ उसी तरह हरिओत जी ने दार्शनिक तत्वों का आधार लेकर अपने सर्गों का शीर्षक रखा है। पूरा काव्य विचारात्मक है, इसे दार्शनिकता का कलेवर दिया गया है, किंतु प्रभाव की दृष्टि से काव्य सफल नहीं हुआ, परंतु चिंतन एवं ज्ञान की दृष्टि से इस काव्य का महत्व जो है वो कम नहीं है। गणपति चंद्र गुप्त इसको पारिजात को लेकर के क्या कहते हैं सुनिएगा। इसकी विषय वस्तु विचार प्रधान, गंभीर एवं उदात्त है, किंतु उसकी दार्शनिकता ने काव्यात्मक आवरण धारण करने में कितनी सफलता प्राप्त की है यह संदिग्धता है, क्योंकि पारिजात जो है आध्यात्मिक और धार्मिक उन भाव भूमि पर रचा गया एक काव्य है। वस्तुतः इसमें कवि का प्रौढ़ चिंतन एवं गंभीर ज्ञान की अभिव्यक्ति होते हुए भी काव्यत्व की दृष्टि से इसे अधिक सफलता नहीं मिली। फिर भी यह रचना उपेक्षणीय नहीं है, अर्थात उपेक्षित नहीं किया जा सकता। वैदेही वनवास 1940 की हम बात करेंगे, कहीं कहीं आपको 1941 मिलता है सन संवत, लेकिन वो गलत है, ये ध्यान रखिएगा। इस काव्य को भी हरिओत जी ने महाकाव्य की संज्ञा से विभूषित किया है। 18 सर्ग है,
देखो 17, 15, 18 इसकी कथावस्तु का आधार है वाल्मीकि रामायण, और इसमें राम के द्वारा सीता की जो निर्वासन की कथा है, जैसा कि आप लोग जानते हो द्विवेदी युग का कवि उपेक्षित नारियों को पुनः चित्रांकित कर रहा था, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें राम के द्वारा सीता की जो निर्वासन जिस समय किया गया उसकी कथा का चित्रण है, किंतु कवि ने यथास्थान कई नवीन उद्भावनाएं आधुनिक युग की भावनाओं के अनुकूल इन्होंने कर दी है। बच्चन सिंह कहते हैं प्रिय प्रवास के बारे इसमें जो है वैदेही वनवास की बात कर रहे हैं, वैदेही वनवास के बारे में, यह काव्य तो अनेक अंशों में प्रिय प्रवास की अपेक्षा सीमित फलक एवं काव्यात्मकता में अपकर्षपूर्ण है, अर्थात हीन कोटि का है, नीचे कोटि का है। वैदेही वनवास का आदर्शवाद वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के यथार्थ के विरुद्ध हमें दिखाई पड़ता है। वैदेही वनवास के सीता राम हाड़ मास के मनुष्य ने होकर आर्य समाजी आदर्श के धोखे हैं, वो हाड़ मास के मनुष्य नहीं है, आर्य समाजी जो आदर्श है उसके धोखे हैं। उनकी पुस्तक है बच्चन सिंह जी की आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और पृष्ठ संख्या 114। नहीं, प्रिय प्रवास के सर्ग के बारे में बेटा बताने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। 17 सर्ग है, बस ये ध्यान रखिएगा, बाकी महत्वपूर्ण चीजें जो है वो बहुत मैंने आपको बता दी। साकेत को इसलिए बताया था क्योंकि साकेत आपके कई पाठ्यक्रमों का हिस्सा भी है, और इसलिए आपको उसके साकेत के सभी सर्गों को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन से सर्ग की क्या कथा वस्तु है। मैं इतिहास की दृष्टि से आपको अधिक पढ़ा रहा हूं, कम नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ये पढ़ करके जाइएगा। हरियोध जी के बारे में इतना आपने जान लिया तो किसी भी परीक्षा में धोखा नहीं खाओगे, ये मैं आपको आश्वस्ति देता हूं। इसी के साथ चलता हूं, आगे मिलूंगा कल के व्याख्यान में और बात करेंगे द्विवेदी युग के बाकी जो कवि है। महत्वपूर्ण कवि जो थे 3 कवि जिनके बारे में हमने बात की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। मुझे उम्मीद है आपने बहुत आनंद के साथ इसको सीखा है और इसी तरह से सीखिएगा। जो आपके व्याख्यान अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं वो अभी आपको मैं करवा दूंगा। संभावना और कल्पना क्या समानार्थी है? संभावना कल्पना बिल्कुल समानार्थी नहीं है। देखिए संभावना जो है वो क्या है, अब इसको समानार्थी हम मानते हैं, लेकिन वस्तुतः क्या है? सम्यक भावना। सम्यक भावना, संभावना, जैसे मैं आज वृष्टि होने की संभावना करता हूं, न कि कल्पना। कल्पना का संबंध बौद्धिकता से है। कल्पना का संबंध जो है ये सूक्ष्म है। कल्पना क्या है? सूक्ष्म है, और कल्पना जो है वो वैचारिक है, जबकि संभावना जो है वो स्थूल है। स्थूल है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वैचारिक है, सूक्ष्म है। कल्पना का संबंध हमेशा बौद्धिकता से जोड़ा जाता है, और बौद्धिकता के साथ में इसमें हम हृदय को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कल्पना हृदय के उदात्त भावों से भी की जा सकती है, जबकि संभावना जो है उसमें हम जो है वो ये देखते हैं कि किसी वस्तु मानी स्थूल वस्तु जो है उसकी संभावना हम करते हैं। ये और भी कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के संबंध में देखिएगा। उत्प्रेक्षा जो है वो उपमेय और उपमान में परस्पर जो है संभावना व्यक्त की जाती है। मानो, जानो, जानू हूं, मनु हूं, इस प्रकार के शब्द वहां पर आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने बहुत अच्छे से आपको जो है पढ़ाया है। संभावना ही वहां पर व्यक्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉलेज प्रवक्ता में आलोचक कथन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न आते हैं, ये बात मुझे सोचनी है। कुलदीप, मैं इतना कहूंगा कि आप किसी भी दृष्टि से किसी भी चाहे तैयारी कर रहे हैं, आप निराश नहीं होंगे। इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य में आज तक जो कुछ लिखा गया है, यूं कह रहा हूं मैं, जो कुछ पढ़ाया गया है वो भी पर्याप्त है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य में इसके बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, और हम प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको समृद्ध करूंगा। आपकी पूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूं। प्रयोग जो है वो देखिएगा, प्रयोग जो है वो प्रकृष्ट योग है, और उपयोग किसी चीज की जो इसको उपयुक्तता हम कहते हैं उससे वो जुड़ा है। अलंकार पूरा पढ़ा दिए हैं सर जी, 15 अलंकार का वीडियो है। हाँ बिल्कुल सुमन कुमारी, बिल्कुल हाँ, अलंकार पढ़ा दिए हैं। श्लेषी कह रहे हैं कि राजनीतिक सही है, राजनीतिक पहला जो आपने लिखा है वो सही है। ये व्याकरण में बहुत अच्छे से मैंने विश्लेषित किया है, आपको वहां से देखना चाहिए। शब्द शुद्धि में बहुत अच्छे से मैंने वहां पर करा रखा है, और भी जहां पर यथा समय, क्योंकि अभी हमारा आधुनिक काल जब संपूर्ण हो जाएगा मैं आपको बहुत आनंद कराने वाला हूं। हर विधा में आकर के हम बात करेंगे और क्या है किस तरह से, बिल्कुल जो भी हो सकता है। नमस्ते, धन्यवाद।